प्रिय साथियों, कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, MCQ PYQ सीरीज हमारी चल रही है और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं इस समय बहुत सारी, उन सभी के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से पटवार हुआ, वीडियो हुआ, अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुआ, चतुर्थ श्रेणी, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमसे जुड़ चुके हैं किरण, गुड इवनिंग किरण। अलका जुड़ चुके हैं और गोपाल जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल की, जैसा कि आप सभी को पता है, कल भी क्लास ली थी मैंने और 2-3 विद्यार्थियों का मेरे पास कमेंट आया कि सर एक आभूषण आप लोगों ने, आपने जो है गलत बता दिया है। तो उसके संबंध में पहले स्पष्टीकरण आप सभी विद्यार्थियों को देना चाहेंगे। क्या प्रश्न था वो? देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो फेणी है, फेणी एक प्रकार का क्या है, आभूषण है। और साफ लिख देता हूं थोड़ा, फेणी एक प्रकार का आभूषण है जो सिर में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। अब विद्यार्थी उस पर कमेंट कर रहे हैं कि नाक का आभूषण है, नाक का आभूषण है। मैं कहूँगा वो भी सही है, वो भी सही है और मैं भी सही हूँ। क्योंकि फेणी जो है, अगर आप किताब देखेंगे अपने पास में, जो साहित्य अकादमी की किताब आती है, एक साहित्य अकादमी की किताब आती है, ऑथेंटिक सोर्स है, वहीं से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फेणी आभूषण जो मैंने बताया था सिर में, वो सिर में ही है। लेकिन आप जब इस फी को छोटा करेंगे, अब वो उन्होंने, किताब वालों ने कैसे किया है, क्या किया है, छोटा बड़ा, लेकिन वहां छोटा लिखा हुआ है फेणी। तो ये जो फेणी है, वो जो विद्यार्थियों ने मुझे बताया था कि वो नाक का आभूषण है, तो ये जो फी छोटा वाला है ये नाक का आभूषण है और ये फी जो बड़ा वाला है वो किसका आभूषण है? सिर का आभूषण है। तो इन दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बड़ा फी मतलब ऊंचा, बड़ा, तो सिर क्या होता है? बड़ा होता है। सिर क्या होता है? बड़ा भी होता है और ऊपर भी होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। और फी छोटा है तो नाक छोटा होता है, ये छोटा है, ये भी छोटा है। तो इस तरह से आपको फेणी और फेणी दोनों में आप लोगों को दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो स्पष्टीकरण हुआ कल के जो हमारा प्रश्न था, जो बच्चों को थोड़ी बहुत जो शंका थी उसके बारे में। आज फिर हम लोग जो है कुछ आभूषण के ही प्रश्न में आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि आभूषण क्या है कि बहुत सारे हैं, बट 150 के आसपास आभूषण हैं। कितने आप लोग याद करोगे? मन्नालाल जुड़ चुके हैं, मन्नालाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुद्राक्ष, गुड इवनिंग रुद्राक्ष। किरण, अलका, गोपाल जी, मन्नालाल जी, रुद्राक्ष जी, स्वागत है सभी का। चलिए देरी नहीं करते हैं, अब थोड़े से कुछ और आभूषण बताओ। देखो मुझे एक बार तो नए पेज में लेता हूं। तीब गट्टो, तीब गट्टो किस प्रकार का आभूषण है, कहाँ पहना जाता है, बताते जाएंगे आप लोग। मैं बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने जो है। गुड़ दो, गुड़ दो, क्या दो? गुड़ दो। ये लो गुड़ दे दिया, बता दो इनका। गोफण, गोफण, गोफण हो गया भाई, गोफण का भी बता दो एक बार। फिर है निगोदर, निगोदरी, चौकी,
निगोदर, निगोदरी, चौकी। ये आभूषण बताने हैं आपको किस प्रकार के आभूषण हैं। ये आभूषण के प्रकार बता दो जल्दी से मुझे, देखते हैं सभी का आंसर। फिर बताएंगे आप। जालरो, मेमंद, जालरो हो गया, मेमंद हो गया, खुंगाली तो हम जानते हैं सब। चलिए देखते हैं किस किस का आंसर है अपने पास में। अलका का आंसर आया है, किरण का आंसर आया है। गोफण सिर में, ठीक है, गोफण लिख देते हैं यहाँ, सिर में सही है बिल्कुल। जो सही होगा वही लिखूंगा मैं, गलत नहीं लिखूंगा यहाँ पर। गुर्दो कान का है, किरण का आंसर आया है। गुर्दो कहाँ है? ये कान का आभूषण है, सही है बिल्कुल। और निगोदर, निगोदरी गले का है, किरण बता रहे हैं। निगोदर और निगोदरी दोनों गले का है, बिल्कुल सही है। और गुर्दो कान का हो गया। तिबगट्टो बताओ भाई एक बार, तिबगट्टो। गोफन सिर का है। गोफन किसका है? सिर का है। कहाँ गया गोफन? गोफन सिर का लिख दिया ना मैंने, गोफन सिर का है। निगोदर, निगोदरी लिख दिया है मैंने, निगोदर और निगोदरी लिख दिया है। जालरो गले का, बिल्कुल ठीक है, जालरो गले का हो गया। और ये हमारे पास में सिर का है। तो ये कुछ आभूषण हैं। तिबगट्टो, तिबगट्टो भी सिर का है, ये बताया नहीं आप लोगों ने किसी ने। चौकी, चौकी गले का है, चौकी गले का आभूषण है, ध्यान रखना है। तिबगट्टो सिर का मैंने लिख दिया भैया ना, तिबगट्टो सिर का लिख दिया है मैंने। चलो आज के प्रश्नों की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, इकराम हुसैन का संबंध है। इकराम हुसैन का संबंध किससे है? डाबी हत्याकांड से, उदन से, निमुचना हत्याकांड से और डाबड़ा कांड से। बताओ आंसर। हमें पता है कि ये 1923 का है, ये 1935 का है, ये 1925 का है और ये 1947 का है। ये वर्ष याद रखना है आप सभी को, वर्ष याद रखने हैं भाई। मेमंद सिर का है, हाँ ठीक है। ए आंसर है। इकराम हुसैन का संबंध, इकराम हुसैन का संबंध कौन से दो व्यक्ति हैं जो शहीद हुए थे? आप सभी डाबी हत्याकांड बता रहे हैं, डाबी हत्याकांड बिल्कुल सही है। इसमें कौन दो व्यक्ति हैं जो शहीद हुए थे? एक है नानक जी भील, नानक जी भील, और दूसरा है देवीलाल, देवीलाल गुर्जर। ये दोनों क्या है, इसमें शहीद हुए थे, ध्यान रखना। निमुचना हत्याकांड की डेट बताओ भाई एक बार, निमुचना हत्याकांड की दिनांक बताओ मुझे, इसकी दिनांक बतानी है। ये किस रियासत से था?
किस रियासत से संबंधित था, ये आपको बताना है। डाबड़ा कांड जो है किस रियासत से संबंधित है। नीमूचणा हत्याकांड की दिनांक आपको बतानी है। कूदन हत्याकांड में 4 मैंने कल आपको बताए थे कि दापी दादी ने क्या है, जो टैक्स लेने वाले आए थे गांव में, कूदन गांव में, उनको टैक्स देने से मना कर दिया था और 4 जाट किसान शहीद हो गए थे। उनके नाम क्या थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। चेतराम, टेकूराम, आसाराम और तुलसी राम। तो इस तरह से ये जो कूदन हत्याकांड है, जिसकी चर्चा देश विदेश में हुई थी, कूदन हत्याकांड की चर्चा क्या है, देश विदेश में हुई थी। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखते हैं किस किस का आंसर आया है। अलका डाबी मारवाड़ से, डाबड़ा मारवाड़ से है, ठीक है। नीमूचणा अलवर से है किरण, ठीक है। अलका 14 मई 1925 अलवर। नानक देवीलाल मनालाल ए आंसर, ठीक है। डाबी हत्याकांड की डेट आप लोगों को, सॉरी वर्ष तो आपको कम से कम याद रखना ही है। वैसे 2 अप्रैल इसकी डेट है 1923, लेकिन आप डेट याद मत करना, इसका वर्ष जरूर आप याद कर लेना, ठीक है ना। 14 मई 1925। 14 मई क्या डेट रहेगी, 14 मई 1925 इसकी डेट रहेगी। ये मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो डाबी का वर्ष याद रखना है, कूदन का वर्ष याद रखना है, नीमूचणा की डेट सहित याद रखनी है, डाबड़ा की सियासत से संबंधित है और कौन से वर्ष की घटना है, सबका समय, नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर, रूपाजी और कृपाजी। आपको पता है कि उधर जो रूपाजी और कृपाजी संयुक्त रूप से रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे, वो किससे संबंधित थे, वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। क्या, रूपाजी और कृपाजी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में एक से अधिक बार नहीं भरता है, एक से अधिक बार नहीं भरता है। इनमें से 3 मेले ऐसे हैं जो वर्ष में एक से अधिक बार भरते हैं, एक से अधिक बार भरते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि 13 मेले हैं। कितने मेले हैं, 13 मेले हैं, जो कि राजस्थान के 13 मेले हैं जो वर्ष में एक से अधिक बार भरते हैं। हाँ, बताओ भाई इसका आंसर। इसको सेवड़िया करना है ना, सेवड़िया पशु मेला। मैंने बताया था आप लोगों को। देखते हैं आंसर किसका है। दूसरे में डी, दूसरे में डी, दूसरे में 4, दूसरे में डी डी डी। हाँ, सेवड़िया पशु मेला है ये, है ना, गलत छप गया। तो बताया था आप लोगों को। देखो, एक तो है चंद्रभागा मेला, इधर लिख देता हूं मैं। 13 मेले हैं। मनसा माता, स्टोरी भी बताई थी आपको कल की क्लास में मैंने। मनसा माता का मेला, चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला हो गया। उसके बाद में महोदरी, महोदरी माता का मेला हो गया। चौथा है हमारे पास में नागणेची, नागणेची माता का मेला। 5 है करणी माता का मेला। फिर है जीर्ण माता का मेला। 7 है वीरा तारा का मेला। सॉरी, वीरा तारा को थोड़ा बाद में लेते हैं, हमारे फॉर्मूले में ये बाद में है। शाकंभरी, शाकंभरी माता का मेला। उसके बाद में है दधिमती माता का मेला, दधिमती माता का मेला। फिर है हमारे पास में इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ या बीजासन माता का मेला, बीजासन।
बीजासन जो कि बूंदी में है, और उसके बाद में है 10वां वीरा तारा का मेला, वीरा तारा मेला। फिर है सेपऊ महादेव, धौलपुर का सेपऊ महादेव। फिर है मार्कंडेश्वर मेला, सिरोही का मार्कंडेश्वर मेला, सिरोही का। और 13वां है लोहारगल मेला, झुंझुनू, लोहारगल मेला झुंझुनू। तो ये 13 मेले जो हमारे पास में हैं, ये राजस्थान में वर्ष में एक से अधिक बार भरते हैं। ये 13 मेले आप लोगों को ध्यान रखने हैं। स्टोरी कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दी थी। चंदू मनसा, ये एक लड़का एक लड़की है। पहले मनसा बहुत डरती थी, 3 अणे वाली देवियों का आशीर्वाद मिला, साग सब्जी खाने को मिली, दूध पीने को मिला, इंद्र मतलब पानी, पानी पीने को मिला, ये 3 चीज मिली, फिर वो वीर बनी। ये मनसा की कहानी हुई। चंदू की कहानी क्या है? साफे में कंडे और लोहा भरता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बख्ताराम व देवजी किसके माता पिता थे? आपको पता है कि ये राम स्नेही संप्रदाय के हमारे पास में चारों संत हैं। चारों संत हैं किसके? राम स्नेही संप्रदाय के। राम स्नेही संप्रदाय के ये चारों संत हैं हमारे पास में, रामचरण जी, हरिरामदास जी, रामदास जी और दरियाव जी। तो इनमें से एक जो हमारे संत हैं उनके माता पिता का नाम बख्ताराम व देवजी है। वो कौन है इनमें से? हमें पता है कि रामदास जी खेड़ापा शाखा के संस्थापक थे। खेड़ापा, खेड़ापा जो कि जोधपुर में है। खेड़ापा जो कि कहाँ है? जोधपुर में। ये ध्यान रखना है। दरियाव जी रैण, रैण शाखा के संस्थापक है, और रैण कहाँ? नागौर में है। इसके अलावा हरिरामदास जी सिंघथल शाखा जो है, सिंघथल शाखा है। सिंघथल कहाँ? बीकानेर में, बीकानेर में। और रामचरण जी जो है शाहपुरा में, जो राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है, यहाँ के संस्थापक हैं। शाहपुरा, भीलवाड़ा। हाँ, देखते हैं किसका आंसर आया है। तीसरे में 1 अलका, तीसरे में ए। अब बाकी के भी माता पिता का नाम बता दो भाई, बाकी के भी माता पिता का नाम बता दो। आपके सामने हरिरामदास जी है, रामदास जी है और दरियाव जी है। इनके भी माता पिता का आप लोगों को नाम मुझे बताना है, जल्दी से बता दो। इनके माता पिता का नाम बताना है भाई। स्काईलाइट तीसरे में 1, अलका तीसरे में ए, किरण तीसरे में ए, अलका दूसरे में डी, किरण दूसरे में डी। दूसरा डी है, तीसरा बताओ। बख्ताराम व देवजी किसके माता पिता थे? ये तो आपने बता दिया कि रामचरण जी के माता पिता थे। आपको हरिरामदास जी के भी बताने हैं, आपको रामदास जी के भी बताने हैं, आपको दरियाव जी के भी बताने हैं। देखते हैं किसका आंसर। हाँ किरण, आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू किरण। बस आप लोगों को लगे रहना है तैयारी में, और फॉर्मूलों का इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा में अच्छे अंक आप लोगों के आएंगे। हाँ, माता पिता का नाम बताओ भाई जल्दी आप मुझे। सबके माता पिता का नाम बताना है, जल्दी आंसर दे दो। हरिरामदास जी के कौन है? क्या बताया? शार्दुल और अणमी है। हरिरामदास जी के क्या है? शार्दुल और अणमी। शार्दुल और अणमी, ठीक है। ये बख्ता राम और देव इनका हो गया, बख्ता राम और देवजी, देवजी हो गया। रामदास जी के बताओ और दरियाव जी के बताओ। रामदास जी और दरियाव जी के, ये हरि रामदास जी के गलती बता दिया वैसे तो आपने। हरि रामदास जी का ध्यान रखना है। हाँ, भागचंद और रामी है भाई,
क्या है? भागचंद और रामी, ये ध्यान रखना है। शार्दुल और अड़मी इनका है, किसका है? शार्दुल व अड़मी इनका है, और भागचंद और रामी इनका है। इसका बताओ, दरियाव जी का, दरियाव जी का बताओ। नहीं आया आंसर, बता देता हूं। गीगण व भांजी दुनिया, भांजी दुनिया। ये सारणी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है कि ये सारे के सारे जो हैं ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय। ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है सारे, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं आपको। रामदास जी के शार्दुल और अणमी हो गया, हरिराम दास जी के भागचंद और रामी हो गया, रामदास जी के शार्दुल अणमी बता दिया, दरियाव जी के गीगण और भांजी दुनिया हो गया, और रामचरण जी का बख्ताराम और देव जी। इसको कैसे भी आपको याद करना है, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने, मेवाड़ पुकार क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। बताओ इनमें से क्या है मेवाड़ पुकार? मेवाड़ पुकार आप लोगों को पता है? पहले आप बताओ आंसर, फिर देखते हैं। बताओ आंसर। स्काईलाइट 4 में 1, ठीक है। चौथे में 1 बताया आप लोगों ने। देखो इनका जो कोल्यारी, कोल्यारी में क्या है? इनका जन्म हो रहा है, झाड़ोल ठिकाने से संबंधित है। झाड़ोल, झाड़ोल से संबंधित है। ये गांवों के नाम भी जरूर याद रखने हैं भैया आप लोगों को। कोल्यारी का किससे संबंधित है? हैं आप लोगों से वेदसा पूछ लिया, वेदसा का संबंध किससे है? कोल्यारी का संबंध किससे है? झाड़ोल का संबंध किससे है? सिरोही के बालोलिया और भूला गांवों का संबंध किससे है? ये सारे गांवों के नाम आपको याद रखने हैं। ये सब के सब आदिवासी आंदोलन में हमारे पास में है, ठीक है ना। तो कोल्यारी याद रखना है, झाड़ोल याद रखना है। फिर एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया था, एक ही, जिसको और क्या कहते हैं? भोमट भील आंदोलन भी बोलते हैं। इन्होंने क्या है, सभी भीलों को संगठित किया और अपनी 21 मांगें महाराणा के सामने रखी थी। 21 मांगें जो है महाराणा के सामने रखी थी। महाराणा ने जो है अपने आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने कि मात्र कुंडिया, मात्र कुंडिया से, मात्र कुंडिया। और मात्र कुंडिया कहाँ है? चित्तौड़ में, राष्ट्रीय परगना में, चित्तौड़ में है। और यहीं से जो है इस आंदोलन की शुरुआत की। कौन से आंदोलन की? एक ही या भोमट भील आंदोलन की। 21 मांगे जो है किसके सामने रखी? महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत की। इसमें से 18 मांगे मान ली गई थी। कौन सी 3 मांगे नहीं मानी गई थी? उन तीनों के आपको मुझे जो है नाम बताना है। तीनों मांगों के नाम बताओ आप मुझे। जो मांगे मानी नहीं गई थी, 21 में से 18 मांगे मान ली गई थी, 3 मांगे नहीं मानी गई थी। वो 3 मांगे कौन कौन सी हैं? उनका नाम मुझे जल्दी आप लोग बता दो, जल्दी बताओ भाई, है ना। हाँ, अलका बता रहे हैं चित्तर विचित्र मेला, सही है बिल्कुल, दुकान लगाते थे, 18 मान ली। कौन सी 3 जो है वो नहीं मानी गई थी? कौन सी 3 है जो नहीं मानी गई थी? ये बताना है आप लोगों को मुझे, जल्दी बता दो। हाँ, बच्चे बता रहे हैं बेट वेगार, सुअर
और वन संपदा, बिल्कुल ठीक है। एक तो देखो वन संपदा, एक तो कौन सी है, वन संपदा, वन संपदा हो गई, और दूसरी है बेठ बेगार हो गई, बेठ बेगार हो गई, और एक है हमारे पास में कौन सी बताइए आप लोगों ने, वन संपदा, बेठ बेगार हो गई, और सुअर, सुअरों वाली बता दी, सुअर। ये 3 मांगे नहीं मानी गई थी, बाकी 18 मांगे जो है मान ली गई थी। वनवासी सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ये भी ध्यान रखना है, वनवासी सेवा संघ, वनवासी सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। जबकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास में जो गोविंद गिरी है, उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ में 1903 में हुआ, और 1913 में जो अधिवेशन हुआ मानगढ़ में, उसमें जो है हत्याकांड हो गया था और 1500 भील शहीद हो गए थे। इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, मन्ना लाल क्या बता रहे हैं, मोतीलाल मोतीलाल तेजावत जन्म 1858 में हुआ, नहीं, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में हुआ था बेटा ना। मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है 1800 जन्म है 1886 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का भी आपको समयकाल याद रखना है, और गोविंद गिरी का भी आपको समयकाल याद रखना है, और दोनों की फोटो भी आप लोग देख लेना इंटरनेट के ऊपर, दोनों की फोटो देख लेना, दोनों का समयकाल देख लेना, और दोनों का समयकाल एक जगह लिख लेना आप लोग, ये ध्यान रखना है। तो 1886 में किसका जन्म हो रहा है, मोतीलाल तेजावत का हमारे पास में जन्म हो रहा है, ठीक है। ये तीनों मांगे आप लोगों को ध्यान रखनी है, कौन कौन सी क्या क्या मांगे थी जो नहीं मानी गई थी। ये दोनों गांव भी ध्यान रखने हैं कि कोल्यारी गांव का संबंध जो है मोतीलाल तेजावत से है, और झाड़ोल ठिकाने का संबंध भी किससे है, मोतीलाल तेजावत से है। जबकि गोविंद गिरी का जो संबंध था वो वेदसा नामक ग्राम से था, और वेदसा कहाँ था, डूंगरपुर में, गोविंद गिरी। ये सारे तथ्य आप लोगों को याद रखने हैं। अब देखो एक प्रश्न में हमने कितने प्रश्न देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फैक्ट हमने एक प्रश्न के माध्यम से देखे हैं। आप ये सोचो कि प्रश्न भले ही 20 हो, 25 हो, 30 हो, उसका इंटू 5 कर लिया करो, मतलब हमने 1 घंटे में लगभग 100-125 तथ्यों से हम लोग जो है, अति महत्वपूर्ण तथ्यों से हम लोग वाकिफ हुए हैं, ठीक है ना। एक भी फालतू बात हमें करनी नहीं है। विद्यार्थियों का समय कितना महत्वपूर्ण है ये मैं जानता हूं, इस चीज को मद्देनजर ही मैं अपनी क्लास को जो है आयोजित करता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रश्न में, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एक प्रश्न में आपको एक टॉपिक कवर करना है। एक प्रश्न में आपको क्या करना है, एक पूरा टॉपिक कवर करना है। अब जैसे मोतीलाल तेजावत तो मैंने पूरा बता ही दिया, बीच बीच में आपको जो है मैंने गोविंद गिरी भी बता दिया। अब पढ़ना क्या है, अब पढ़ना क्या है आपको, मीणा आंदोलन ही तो पढ़ना है। उसमें क्या है, 3-4 फैक्ट हैं, जरायम पेशा कानून हो गया, और ये दो चार चीजें हैं। लास्ट में किसने, टीकाराम पालीवाल वगैरह ने समाप्त किया था उस काले कानून को। तो इस तरह से एक टॉपिक में हमारा एक रिवीजन जितना लगभग हम लोग टच करने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को इसका राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया था। राजस्थान संघ का निर्माण भाई 25 मार्च को हो गया था। आपको ये सारी डेट याद रखनी है एकीकरण के संबंध में। 18 मार्च, उसके बाद में 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल, फिर है 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी 1950, और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 जब अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया गया था। हाँ, त्रिपाठी एडिट सी बता रहे हैं, सविता सी बता रहे हैं, महाराव कोटा भीम सिंह, बिल्कुल ठीक है। राजधानी भी किसको बनाया गया था, राजधानी भी हमें ध्यान रखना है। ये दूसरा चरण है। कौन सा चरण है, दूसरा चरण है। दूसरे चरण में इसको राजस्थान संघ का नाम दिया गया था, राजस्थान संघ का इसमें नाम दिया गया था।
और इसके अंदर हमें पता है कि कौन कौन सी रियासतें थी। एक तो थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्रुप से याद करेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 हो गई। फिर किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक थी, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक थी। फिर कोटा, बूंदी और झालावाड़ थी, और एक कुशलगढ़। तो 9 + 1 हो गए, ये ध्यान रखना है। तो कोटा का उस समय बहुत दबदबा था इसमें, राजस्थान संघ में जितने भी ये सम्मिलित हुए थे उनमें, तो कोटा को ही क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। कोटा को राजधानी बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। राजधानी किसको बनाया, किस किस चरण में राजधानी किस किस को बनाया, किस किस ने उद्घाटन किया, कौन कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राष्ट्र प्रमुख बना, कौन महाराज प्रमुख बना, कौन उपराष्ट्र प्रमुख बना, ये सारा आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी समितियां थी, समितियों ने अपने क्या क्या सुझाव दिए, सब कुछ आपको याद रखना है। तीसरे चरण में उदयपुर को कौन से चरण में, मतलब मेवाड़ को कौन से चरण में मिलाया गया था। मेवाड़ जो है इस द्वितीय चरण के लास्ट में ही जो है मिलने के लिए राजी हो गया था, लेकिन बाद में कहा कि चलो आपको बाद में मिलाया जाएगा। तो उदयपुर एक बड़ी रियासत थी, फिर उदयपुर को जो है बहुत कुछ दिया, ये ध्यान रखना, सबको संतुष्ट किया। तो कोटा राजधानी थी, और कोटा के जो महाराव हैं, कोटा के महाराव कौन थे, महाराव कोटा भीम सिंह। कोटा के महाराव कौन है, भीम सिंह। इनको क्या बनाया गया था, राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। चलिए, और अच्छा एक प्रश्न आप मुझे बताओ इसके अंदर कि जो हमारे पास में ये जो दूसरा चरण है, दूसरा जो चरण है उसके अंदर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, मेरा ये प्रश्न है आपसे। जो द्वितीय चरण है उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, बताओ आंसर। स्काईलाइट 18 मार्च, बहुत बढ़िया बेटा। 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, बहुत बढ़िया, सारी चीजें लिख दी आपने। अब ये फॉर्मूला देखो, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, बाकी आप इसको ग्रुप से भी याद कर सकते हो। ये तीनों जो है अपने आदिवासी वाले जिले हो गए, और किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक का एक ग्रुप आप मान सकते हो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती के आप क्षेत्र मान सकते हो। ऐसे ग्रुप से भी आप याद कर सकते हो, और फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गोकुल लाल असावा, ठीक है, गोकुल लाल असावा बता रहे हैं, किरण बता रहे हैं हमारे पास में गोकुल लाल असावा, जो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रथम चरण के भी याद रखने हैं, द्वितीय चरण का भी याद रखना है, और तृतीय चरण का भी याद रखना है, सभी चरणों का याद रखना है, और उद्घाटनकर्ता का नाम भी याद रखना है। उद्घाटनकर्ता कौन कौन था वो भी याद रखना है। गोकुल लाल असावा जो भीलवाड़ा के थे, है ना। अब गोकुल लाल नाम से मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि गोकुल लाल असावा कौन है, गोकुल भाई भट्ट कौन है, राजस्थान के गांधी है, और गोकुल जी वर्मा कौन है, शेरे भरतपुर है, जिनको शेरे भरतपुर कहा जाता है। तो असावा, वर्मा और भट्ट तीनों का नाम आपको याद रखना है, तीनों को एक जगह आप लिख लेना, भट्ट, असावा और वर्मा, ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न। 6ठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, ये कक्षा प्लस की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लगभग 25 के आसपास ये कोर्सेज हैं, और इनमें से कोई भी आप कोर्स खरीदेंगे और 51 रुपीज़ में आपको मिलेगा। आप कक्षा प्लस के जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं क्यूआर के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में भी, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का, टेलीग्राम का, सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है इसको क्यूआर कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कुछ सिंबल आएगा, और कोई भी कोर्स लो, बिल्कुल नाम मात्र का जो है फीस रखी गई है, केवल 51 रुपये, कोई सा भी खरीदो आप इसमें से। चलिए, समिति। अब समिति भी ध्यान रखना है बच्चों, कई बच्चे समिति शब्द ही गलत लिखते हैं, समिति हमेशा ऐसे लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। कई बच्चे मी में बड़ा लगा देते हैं या ती में बड़ा लगा देते हैं, समिति में ये दोनों जो है
वो आएंगे। अतिथि आप लिखेंगे, अतिथि के अंदर भी अतिथि, अतिथि में भी ये दोनों छोटा आएंगे, समिति में भी ये दोनों छोटे आएंगे। समिति जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, कौन सी समिति है, कौन सी समिति है जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? पहले जोधपुर बनते बनते रुक गया था, और अजमेर तो बन नहीं पाया क्योंकि वो अंग्रेजों के डायरेक्ट अधीन था। अगर ऐसा कहते हैं कि अगर अजमेर उस समय अगर एक स्वतंत्र राज्य होता तो शायद अजमेर बन जाता, उस समय अंग्रेजों से अगर मुक्त हो जाता तो अजमेर राजधानी बन सकता था। तो जोधपुर में चल रहा था विवाद एक तो, और एक जयपुर में चल रहा था, तो लास्ट में फिर निर्णय यही हुआ कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। तो ये बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? कौन सी समिति है भाई बताओ? समिति का नाम बताएंगे आप लोग? सविता छठे में बी बता रहे हैं, सत्यनारायण राव समिति। हाँ, मुझे बताओ कि इसने जयपुर को एक तो राजधानी, इसने एक विभागों का बंटवारा भी किया था, विभागों का बंटवारा भी किया था इसने। शिक्षा विभाग कहाँ बताया है, खान विभाग कहाँ बताया, ये भी आप लोग मुझे बताओ देखे एक बार। और कौन 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 सा बताया था विभाग? शिक्षा विभाग बता दिया, खान विभाग बता दिया, और कौन कौन से विभाग है और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ, कौन कौन से जिलों में? ये जिले भी आप मुझे बताओ। ये विभाग हो गए और इधर जिले हो गए। 5 का बताया था इसने सत्यनारायण राव समिति ने, बताओ देखे मुझे। शिक्षा विभाग बीकानेर में बताया, खान विभाग, हाँ। एक राजस्थान लोक सेवा आयोग का भी जो गठन किया गया था वो जयपुर में किया गया था, लेकिन जयपुर के बाद में उसको अजमेर स्थानांतरित करने का भी सुझाव दिया गया था। तो आरपीएससी का भी आप देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग है ना, वो अजमेर बनाया गया था, जयपुर से स्थानांतरित करके अजमेर किया गया था। और खान का बता रहे हैं आप, उदयपुर में हो गया, और ये बीकानेर में हो ही गया है, ये बीकानेर में हो ही गया है। और कौन कौन से विभाग थे भाई? और भी थे विभाग तो, वन एवं सहकारी विभाग कोटा, ठीक है, बिट्टू डिलीट, कृषि भरतपुर, वन कोटा, ओके, हाँ। सविता बता रहे हैं 1958 में अजमेर, ठीक है बच्चों। सभी का हाई कोर्ट जोधपुर हो गया, हाँ। तो ये कुछ विभाग हैं, 6-7 एक होंगे, इसने 5 के लिए कहा था सत्यनारायण राव समिति ने। एक तो ये राजधानी वाला हो गया, और 5 विभागों का बंटवारा इसने किया था। इसके अलावा एक और हमारे पास में समिति थी, शंकर राव देव समिति, उसकी भी हम बात करेंगे। छाजू सिंह का संबंध किस हत्याकांड से है? छाजू सिंह का संबंध जो है किस हत्याकांड से है, बताओ आंसर। अलका, शिक्षा बीकानेर, खान उदयपुर, उच्च न्यायालय जोधपुर, ठीक है, सभी का सही है बच्चों। इसका आंसर बताओ, छाजू सिंह का संबंध किस हत्याकांड से है? हम जानते हैं, हमारे पास में है इकराम हुसैन, इकराम हुसैन, हमारे पास में छाजू सिंह, हमारे पास ट्रेंच, ट्रेंच, हमारे पास में है शटन। ये वो 4 महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी हैं जिन्होंने विभिन्न जो हमारे हत्याकांड हुए हैं राजस्थान के, उनके लिए जाने जाते हैं। ये इकराम हुसैन, छाजू सिंह, ट्रेंच और शटन। और भी होंगे कोई 2-4 और भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ये याद आए तो अभी आपके सामने ये लिख दिए मैंने। हाँ, तो छाजू सिंह का संबंध किस हत्याकांड से है? अलका बता रहे हैं नीमूचना अलवर, त्रिपाठी एडिट्स 7वें में ए, स्काईलाइट अलवर, किरण अलवर, ओके। सभी का अलवर है, बिट्टू का अलवर है, तारा का अलवर है, ओके, सभी का अलवर है। और अलवर में कौन सा है? नीमूचना। इनका बताओ आंसर मुझे एक बार जल्दी। नीमूचना है जो 14 मई 1925 को यह हत्याकांड हो रहा है, कौन सा है? नीमूचना हत्याकांड। डाबड़ा कांड 1947 का मैंने बता ही दिया आपको। डाबी कांड की अभी हमने बात की थी, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर।
देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद हो गए थे और ये 1923 का है। किसका है? 1923 का है। और इकराम हुसैन ने यहाँ गोलियां चलवाई थी। इकराम हुसैन ने यहाँ गोलियां चलवाई थी। हाँ, इकराम हुसैन डाबी बता रहे हैं, त्रिपाठी एडिट्स। ट्रेंच का क्या बता रहे हैं आप? अरे भाई, शटन यहाँ नहीं था, शटन यहाँ नहीं था। शटन ने क्या है, जो मानगढ़ हत्याकांड आपके पास हुआ था 17 नवंबर, आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 17 नवंबर को 17 नवंबर 1913 को ये मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था, उसमें जो हमारे पास में 4 सैनिक टुकड़ियां थी, 4 सैनिक टुकड़ियां थी, है ना। उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, मरजावा मानगढ़ में, मरजावा मानगढ़ में, मरजावा मानगढ़ में। तो मैफोर हो गया मैफोर हो गया, मेवाड़ भीलखोर, रेफोर हो गया राजपूत रेजिमेंट, जयफोर हो गया जाट रेजिमेंट, वेफोर हो गया वेलेजली राइफल्स। ये ध्यान रखना है। शटन मानगढ़ 1913, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अलका, इकराम डाबी, हाँ। अच्छा, ट्रेंच ने जो गोलियां चलवाई थी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ट्रेंच ने जो गोलियां चलवाई थी वो गांव कौन सा था? उस गांव का आपको मुझे नाम बताना है। ट्रेंच ने जो गोलियां चलवाई थी वो गांव कौन सा है? ट्रेंच का आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि बेगू किसान आंदोलन में इसने गोलियां चलवाई थी। और रूपाजी और कृपाजी 1923 में रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। रूपाजी, कृपाजी। और बेगू आंदोलन से संबंधित है। किससे है? बेगू आंदोलन, बेगू आंदोलन, है ना। तो ये ट्रेंच ने जो गोलियां चलवाई थी, ये रूपाजी, कृपाजी और ये पूरा संगठन क्या है, पूरे के पूरे जो किसान हैं वो एक गांव में इकट्ठे हुए थे, है ना। ये बेंगू इलाके का है, बेंगू में भी एक गांव है। वो गांव कौन सा है जहां ट्रेंच ने गोलियां चलवाई थी? छाजू सिंह ने तो नीमूचड़ा में चलवा दी, इकराम हुसैन ने डाबी में चलवा दी, शटन ने जो है हमारे पास में मानगढ़ में चलवा दी गोलियां। तो ट्रेंच ने बेगू आंदोलन के अंतर्गत एक गांव है, उस गांव में गोलियां चलवाई थी। उसमें ये रूपाजी, कृपाजी और इनके साथ बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए थे, जिसमें रूपाजी और कृपाजी दोनों मारे गए थे, दोनों शहीद हुए थे। उस गांव का आपको नाम बताना है मुझे, ट्रेंच ने जहां पर गोलियां चलवाई थी। बिट्टू बता रहे हैं, बिल्कुल 13 जुलाई 1923 हो गया, ठीक है, 13 जुलाई 1923। और डाबी का 2 अप्रैल ध्यान रखना है ना। गोविंदपुरा, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। ये सही किस किस ने बताया है? बिट्टू ने सही बताया है, त्रिपाठी एडिट्स ने सही बताया है, सविता ने भी सही बताया है, स्ट्रॉन्ग ये कौन है, इन्होंने भी सही बताया, अलका ने सही बताया, बिट्टू, सभी का आंसर सही है। गोविंदपुरा गांव है। देखो है ना, ये मिक्स खिचड़ी मत कर देना, ये मिक्स खिचड़ी मत कर देना। आपको पता होना चाहिए अलवर में नीमूचड़ा की क्या क्या घटनाक्रम है, आपको बीकानेर के जो है सारे कांगड़ कांड हो गया, उदरासर हो गया, ये सारे आपको बीकानेर के पता होना चाहिए, डाबड़ा कांड का आपको पता होना चाहिए। पूरा मिक्स मत कर देना। किसी भी किसान, इस किसान आंदोलन की घटनाएं आप उसमें डाल दो, उसकी इसमें डाल दो, ऐसे नहीं करना है आपको। ये गोविंदगिरी की घटनाएं आप मोतीलाल तेजावत में डाल दो, मोतीलाल तेजावत के जीवन की घटनाएं आप जो है गोविंदगिरी में डाल दो। तो ऐसा मिक्स मत कर देना आप लोग, एक जगह आप इनको व्यवस्थित रूप से लिखो और जो है याद करने की कोशिश करो। और कक्षा प्लस पे आप जुड़ोगे तो बहुत सारे फॉर्मूलों के माध्यम से आप लोगों को यहीं पर हम लोग जो है याद करवा देंगे। स्काईलाइट गोविंदपुरा, ठीक है। तो गोविंदपुरा नाम जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, दूधवा खारा आंदोलन का वर्ष क्या है? दूधवा खारा आंदोलन का वर्ष क्या है? हाँ, मुझे एक तो ये वर्ष आप लोगों को बताना है, एक ये बताना है कि किस रियासत से संबंधित था, किस रियासत से संबंधित था, किस रियासत से संबंधित था। इसके अलावा इस दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, यह भी आपको मुझे बताना है। देखते हैं किस किस का आंसर आता है।
देखते हैं भाई किस किस का आंसर आएगा। स्काईलाइट, दूधवा खारा 1946, 42। इसमें कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं भाई बच्चे, सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, आंसर सही नहीं आ रहे हैं। हाँ देखो, दूधवा खारा का बहुत सारा आ रहा है, 1946, 46, 42। देखो दूधवा खारा का जो आंदोलन हो रहा है ना, वो एक ड्यूरेशन में है, एक अवधि में है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि 1943 से लेकर 1942-43 से लेकर 1946 तक ये आंदोलन कमोवेश रूप में चलता रहा। लेकिन जब इसका हम लोग कुछ विशेष घटनाएं और पीक टाइम अगर हम लोग इसका देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि दूधवा खारा उस समय तो देखो बीकानेर रियासत में था, ये भी पहले ध्यान रखना आपको, उस समय बीकानेर रियासत में था, और अभी वर्तमान में क्या है, चूरू में है ना। तो 1944 इसका सही आंसर आप लोगों को मानना है। हालांकि इसकी अवधि जो थी 1942 से 46 थी दूधवा खारा की, और बीकानेर से संबंधित था, ये जरूर आप लोगों को 1944 इसका सही आंसर मानना है। तो यहां हो जाएगा हमारे पास में, कौन सी रियासत से संबंधित हो जाएगा, बीकानेर से संबंधित हो जाएगा। अब इसका नेतृत्व भी देखते हैं एक बार किस किसने आंसर दिया है। स्ट्रॉन्ग पीक 46, सविता 1946। भाई यार मैंने तो 44 पढ़ा है, मैं इसको देखूंगा, अगर आप लोगों का 2 जनों का आंसर 46 आ रहा है देन आई विल चेक अगेन। अलका का आ रहा है हनुमान, बिल्कुल सही है भाई, हनुमान। और एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है, क्या मघाराम भी है? हनुमान, हनुमान जो है इसके आंदोलन के नेतृत्व करता थे, और मघाराम वेद भी यहां से जुड़े हुए थे, मघाराम वेद्य, मघाराम, इन दोनों का नाम याद रखना है। तो हनुमान जी को क्या नहीं करना है, अपने को खारा दूध नहीं चढ़ाना है, ये ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। हनुमान जी को क्या नहीं चढ़ाना है, खारा दूध नहीं चढ़ाना है। यहाँ बीकानेर में ये एक और ध्यान रखना है, उदरासर, उदरासर आंदोलन या घटना, आंदोलन या घटना हुई थी, तो उसमें जीवन चौधरी ने नेतृत्व किया था, जीवन चौधरी ने नेतृत्व किया था। इसको याद कैसे कहेंगे, उंदरे में क्या होता है, जीवन होता है। हनुमान जी को क्या नहीं चढ़ाना है आपको, खारा दूध बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। ऐसे आप जोड़ जोड़ के याद कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, उदरासर घटना, बिल्कुल ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग, उदरासर, मघाराम और हनुमान। सविता 1946, सविता चूरू बीकानेर, बिल्कुल ठीक है सविता। बिट्टू बता रहे हैं, बिट्टू, किरण, बिल्कुल सभी का आंसर सही है बेटा। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कैप्टन हीथकोट किस युद्ध में सम्मिलित था? कैप्टन हीथकोट किस युद्ध में सम्मिलित था? मुझे ये व्यक्ति चाहिए कि ये व्यक्ति इन 4 में से कौन से युद्ध में सम्मिलित था। ये व्यक्ति जो है इन 4 में से कौन से युद्ध में सम्मिलित था, इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है। बोलो भाई, इसका बताओ आंसर मुझे जल्दी। हम जानते हैं कि जो आउवा का हमारे पास घटनाक्रम था, आउवा का जो घटनाक्रम था, पूरे आउवा जो मारवाड़ में है, कैप्टन हीथकोट का पहले मैं आप लोगों का देखता हूं आंसर आता है किस किस का आएगा। बिथोड़ा के युद्ध में स्ट्रॉन्ग का आंसर आया है ए आंसर आया है। देखो हाँ, हम जानते हैं कि आउवा का जो घटनाक्रम है उसमें पहला जो युद्ध हो रहा है हमारे पास में बिथोड़ा का हो रहा है, बिथोड़ा हो गया। और दूसरा जो हमारे पास में हो रहा है चेलावास का हो रहा है, चेलावास का हो रहा है। और तीसरा जो युद्ध हो रहा है वो हो रहा है आउवा का, आउवा का हो रहा है।
हम जानते हैं कि बिथोड़ा के युद्ध में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, है ना। फॉर्मूला क्या बताया था? आप हो अनाड़ी कुत्ते, आप हो अनाड़ी कुत्ते, ठीक है। इसमें चेला माल खिला, चेला माल खिला, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या करना है आपको, बिथोड़ा का जो युद्ध हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास में 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857। ये 18 सितंबर को हो रहा है और ये 20 जनवरी को हो रहा है। कब हो रहा है ये? 20 जनवरी को हो रहा है, 20 जनवरी 1858। 1858 इसका आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आप हो अनाड़ी कुत्ते में कौन कौन है इसके अंदर? देखो आप और हो गया हमारे पास में आउवा के जितने भी सैनिक है वो हो गया, इनके साथ में कौन है? पूर्बिया के सैनिक, आउवा के सैनिक। अब यहां लाइन फेर दो आप लोग। फिर यहां पे है हीथकोट, इसका मतलब क्या हो गया? हीथकोट हो गया। अनाड़ी का मतलब हो गया अनार सिंह, जिसको कि मार दिया गया था। अनार सिंह को क्या कर दिया था? मार दिया गया था। तो ये हीथकोट और ये हमारे पास में है कुशल राज सिंघवी। कु का मतलब क्या हो गया यहाँ? कुशल राज सिंघवी हो गया। और तैफोर हो गया तख्त सिंह हो गया। तो तख्त सिंह हो गया, तख्त सिंह की तरफ कौन है? अनार सिंह और कुशल राज सिंघवी। अनार सिंह को मार दिया था तो कुशल राज सिंघवी और हीथकोट ये दोनों पीछे हट गए थे, ये ध्यान रखना है। चेलावास का जो युद्ध हो रहा है 18 सितंबर 1857 को हो रहा है। इसके अंदर चेला माल खिला, माफोर हो गया जो हमारे पास में, लेफोर हो गया, लॉरेंस हो गया, माफोर हो गया, मैकमोसन हो गया। मैकमोसन को क्या कर दिया था? मार दिया था। और लॉरेंस को पीछे हटना पड़ा था। और लॉरेंस क्या था उस समय? एजीजी था, ये ध्यान रखना, अजमेर से गया था ये। और आउवा में दिल्ली से होम्स को आना पड़ा। फिर किसको आना पड़ा? होम्स को आना पड़ा, तब जाके ये अंग्रेज जो है क्रांतिकारियों पर विजय प्राप्त कर सके। तो ये पूरा ध्यान रखना है आपको। हाँ, 20 से 24 जनवरी 1858 को आउवा, बिल्कुल ठीक है बेटा। 8 सितंबर बिथोड़ा, है ना। बिथोड़ा और चेलावास, इसमें भी क्रम में भी आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इसको बच्चा से याद कर सकते हो आप, बच्चा। तो पहले कौन सा हो रहा है? बिथोड़ा का हो रहा है, और चैफोर हो गया चेलावास का, और लास्ट में जो हमारे पास क्या है? आउवा का। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा बिथोड़ा का युद्ध होगा। और बाकी इन युद्ध की भी मैंने आप लोगों के सामने चर्चा कर ली है। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है, इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भील जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है? भील जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है? ये आंसर आपको बताना है, गैर, गौरी, हाथीमना या रायण। दे दो आंसर मुझे, दे दो भाई आंसर। हाँ, रायण नृत्य किसका है बेटा? ये भी बताओ मुझे, रायण नृत्य किसका है? इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक बार बता रखा था, रे यादव जी 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 भील है न, ठीक है। ये भील इसलिए लिखा है क्योंकि ये भीलों का फॉर्मूला, भीलों के जितने भी नृत्य उसका फॉर्मूला है, इसका ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो यहाँ रेफोर हो गया, रमणी, रमणी हो गया, फिर युद्ध हो गया, फिर द्विचक्री हो गया, गैर, गवरी, घुमरा, ठीक है ना, और हाथीमना। ये घुटनों के बल बैठकर किया जाता है हाथीमना, हाथीमना। और लास्ट में है नेजा, नेजा जो मीणा जाति का भी नृत्य है, ये भी ध्यान रखना है। रमणी, युद्ध, द्विचक्री, गैर, गवरी, घुमरा, हाथीमना और नेजा, यही नृत्य है, बस भीलों के नृत्य यही हैं। भीलों के नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो रायण नृत्य है वो किसका है भाई, मुझे बताओ एक बार। अलका बता रहे हैं, स्काईलाइट, रायण गरासिया का, अलका 10वें में डी, बिल्कुल।
रायण जो है गरासियों का है, रायण गरासियों का है, ध्यान रखना है भाई, है ना। मांदल हो गया, जैसे गरासियों के और कौन से नृत्य हो गए, गरासियों के कौन से नृत्य हो गए, देखो एक बार आपकी बुक में आप, गरासियों के मांदल हो गया, वालर हो गया और लूर हो गया, कूद हो गया, ये सारे के सारे और भी दो चार हैं। ये सारे नृत्य किसके हो गए हमारे पास में, गरासियों के हो गए। उधर भीलों के हो गए, आपको कालबेलियों के नृत्य सारे आने चाहिए। कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से, इंडोनी हो गई, पणियारी हो गई, शंकरिया हो गया, बागड़िया हो गया, ये सारे के सारे किसके हैं, कालबेलियों के हो गए। कंजर जाति के नृत्य आपको याद रखने हैं, चक्री नृत्य वगैरह है। गुर्जर जाति का चरी नृत्य आपको याद रखना है, गुर्जर जाति का क्या है, चरी नृत्य आपको याद रखना है। और कथोड़ी हो गया, सहरिया हो गया, है ना, मेव हो गया, कथोड़ी, कथोड़ी जाति के याद रखो सारे, कथोड़ी, सहरिया, सहरिया, मेव जाति के, रणबाजा रतवई, मेव जाति का कौन सा हो गया, रणबाजा रतवई। मावलिया और होली नृत्य कथोड़ी का हो गया। तो इन सभी जो जातीय लोक नृत्य है वो आप लोगों को याद रखने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रायण। अगला प्रश्न हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, उस समिति में कौन नहीं था, ये बताना है आपको। मैंने आप लोगों को एक समिति बताई थी, सत्यनारायण देव समिति, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति मैंने आप लोगों को बताई, जिसमें आपको बताया कि राजधानी जो है जयपुर स्थापित की गई थी और विभिन्न जो विभाग है उनका भी बंटवारा किया गया था। एक और समिति राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में हमें जाननी चाहिए, वो समिति है शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति और उसके पास में उनके दो सदस्य भी थे, दो सदस्य भी थे उनके साथ में शंकर राव देव समिति में। एक खुद शंकर राव थे, दो उनके साथ में जो उनके साथी भी थे, तो तीन तो वो हो गए, एक कौन सा इसमें नहीं है। जो शंकर राव देव समिति थी उसके अंदर दो सदस्य और थे। 11वें में डी बता रहे हैं बच्चे, सविता 11वें में डी, अलका 11वें में, एमएस जैन, किरण 11वें में डी, एमएस जैन, स्काईलाइट स्ट्रॉन्ग एस जैन, धर्मेंद्र 11वें में डी। बिल्कुल सही है बेटा, है ना, ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। और बाकी जो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि शंकर राव देव समिति जो है उसके अंदर खुद शंकर राव थे एक तो, और दो ये सदस्य थे सिद्धावा और प्रभु दयाल। तो प्रभु तो वैसे ही क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, सिद्धि पाए हुए होते हैं, शंकर सिद्ध प्रभु। बिल्कुल धर्मेंद्र ने देखो शॉर्ट में बता दिया इन्होंने, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं, बताओ इसका आंसर। हम जानते हैं कि कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ और पूर्व हड़प्पा काल और हड़प्पा काल, हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा में जो खेत की प्राप्ति हुई है वहां से जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है, जो नगर हमें मिला है तो जुते हुए खेत की प्राप्ति यहां से हुई है। इसकी दिशा भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सी दिशा में जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई थी। और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके अंदर एक तो है नगर, एक तो है गढ़ी, एक तो क्या थी, गढ़ी, जहां पे प्रशासनिक कार्य वगैरह सारे होते, राजा लोग वगैरह ये बैठते थे। लेकिन ये दोहरी रक्षा प्राचीर से था, इसमें एक परकोटा था फिर दूसरा परकोटा और बनाया गया है, मतलब डबल प्रोटेक्टेड है। राजा लोग क्या है अपने आप को डबल प्रोटेक्टेड किया है। और एक हमारे पास में नगर मिला है जिसकी केवल एक ही दीवार है, जिसकी केवल क्या है, एक ही दीवार है। कालीबंगा, उसके देखो सारे के सारे आपको 1952 का वर्ष याद रखना है, कौन कौन, अमलानंद घोष वगैरह। 1961 से 62 तक 69 तक खुदाई किसने करवाई थी, और कौन कौन से व्यक्ति इनसे जुड़े हुए थे, कौन कौन से उत्खननकर्ता इनसे जुड़े हुए थे। आहड़ का आपको सारा याद रखना है, आपको कालीबंगा का याद रखना है, गणेश्वर का याद, जितनी भी हमारी तमाम सभ्यताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं उन सभी को आपको याद रखना चाहिए। तो देखते हैं किसका आंसर आया है। जुते हुए खेत साउथ ईस्ट, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग।
कालीबंगा, हनुमानगढ़, पश्चिम, बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की दिशा आपने बता दी है, बहुत अच्छी बात है। दक्षिण पूर्व में जुते हुए खेत, तो दक्षिण पूर्व का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास में दिशा हम देखते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, मतलब यहाँ यहाँ पर जुते हुए खेत के हमें प्रमाण मिले हैं। जगपति जोशी, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। त्रिपाठी एडिट्स, कोट दीजिए आंसर आ रहा है, 12वें में सी सभी। और कोट दीजिए सभ्यता जो है हम जानते हैं कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है बच्चों, पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसने अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया? हम जानते हैं, हाँ, पहले आंसर बताओ फिर बात करते हैं अपन इसकी। 13वें में आंसर दो भाई, 13वें का आंसर। हाँ देखो ध्यान रखना है आपको, धर्मेंद्र 13वें में ए, स्ट्रोंग, जोरावर, बिल्कुल सही है आपका। जोरावर सिंह बारठ हो, प्रताप सिंह बारठ हो, केसरी सिंह बारठ हो, ये सब बारठ परिवार ने क्या है कि पूरे के पूरे परिवार ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरा उत्सर्ग कर दिया, पूरा त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। जोरावर सिंह बारठ, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, जोरावर सिंह बारठ। अब एक चीज और है, जैसे ये चेतावनी रा चुंगट्या, चेतावनी रा चुंगट्या, चेतावनी रा चुंगट्या किसकी रचना है बच्चों? इसमें 13 सोरठे लिखे गए थे, 13 सोरठे लिखे गए थे। सोरठे क्या है, एक छंद है, एक प्रकार का क्या है बेटा, छंद है। तो इसमें 13 सोरठे लिखकर दिए थे, किसने, किसको दिए थे, महाराणा फतेह सिंह को दिए थे, फतेह सिंह को दिए थे, ठीक है ना। और कौन से रेलवे स्टेशन पे दिए थे? रेलवे स्टेशन है सरेरी, सरेरी रेलवे स्टेशन है। आपको मैं बताऊं, जैसे ये जयपुर, ये क्या है, जयपुर स्टेशन हो गया। जयपुर के बाद में हमारे पास में यहाँ ये अजमेर स्टेशन हो गया, अजमेर के बाद में ये नसीराबाद हो गया, नसीराबाद स्टेशन हो गया। नसीराबाद के बाद में ये विजयनगर स्टेशन हो गया, विजयनगर स्टेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ गुलाबपुरा स्टेशन आता है, गुलाबपुरा स्टेशन आता है। गुलाबपुरा के थोड़ा सा आगे ही यहाँ पर आता है सरेरी रेलवे स्टेशन आता है, यहाँ सरेरी रेलवे स्टेशन आता है, और यहाँ आगे आ जाएगा भीलवाड़ा। तो इस स्टेशन पर जो है महाराणा फतेह सिंह को जो है इन्होंने 13 सोरठे लिखकर दिए थे, और जो है अंग्रेजों के जो दरबार में जाने से क्या है वहीं पर रोक दिया था, और वहीं से वापस चले गए थे फतेह सिंह जी। जो फतेह सिंह जी कौन थे, मेवाड़ के महाराणा थे। तो वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने इनको 13 सोरठे लिखकर दिए थे? मेरे पास आंसर आ रहा है स्ट्रोंग डिंगल भाषा में, बिल्कुल सही है बेटा। 13 केसरी सिंह बारठ, बिल्कुल केसरी सिंह बारठ, ठीक है। राजस्थान का चंद्रशेखर, जोरावर सिंह, स्काईलाइट, केसरी सिंह बारठ, ठीक है बेटा। देखो जोरावर सिंह की एक और घटना आपको ध्यान रखनी है कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था इन्होंने। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने वाले कौन थे? 1912 की घटना होनी चाहिए मेरे हिसाब से ये, फिर भी आप देखना इसका। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने वाला कौन था? वो भी जोरावर सिंह बारठ थे, क्योंकि बम फेंकने में भाई बहुत जोर आता है ना, बम फेंकने में क्या है बहुत जोर आता है, और अमर बनने के लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ये दोनों घटनाओं का संबंध किससे है? जोरावर सिंह से है। और जबकि केसरी सिंह बारठ से कौन सा संबंध है? ये महाराणा फतेह सिंह वाला, केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। हार्डिंग बम 1912, ओके। त्रिपाठी एडिट्स केसरी सिंह, बिल्कुल सही है बेटा। चलो आगे बात करते हैं, आसान प्रश्न है अगला। बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य थे। बूंदी अखाड़े के ये वही व्यक्ति है जिनका संबंध वेदसा से है,
जिनका संबंध मानगढ़ से है, मानगढ़ में जिनका संबंध संप सभा से है। संप सभा के संबंध में तीनों वर्ष आपको याद रखने हैं, 1883, 1903 और 1913। ये तीनों वर्ष संप सभा के संबंध में आपको याद रखने हैं। तो गोविंद गिरी जिनके सहयोगी थे, सुरजी भगत वगैरह इनके सहयोगी थे दो। हाँ बताओ भाई, इसमें बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य कौन बन गए थे? बताओ बेटा। 14वें में ए, किरण विकास पालीवाल 1 बता रहे हैं, विकास पालीवाल 1 बता रहे हैं। हाँ, सुरजीत और पुंजाधीर बिल्कुल सही है बेटा, स्ट्रॉन्ग सही है। 14वें में ए सभी का आंसर सही है। तो वो कौन है? गोविंद गिरी है। जरूर नाम इसका याद रखना है। और वेदसा जो है वो कहाँ था? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। 1500 भील है ना, मानगढ़ हत्याकांड में 1500 भील जो है शहीद हुए थे। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 100 भील मारे गए थे और यहाँ 1500 भील एक्चुअल में जो है शहीद हुए थे। मानगढ़ धाम भी बना हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है। जबकि बनवासी सेवा संघ मोतीलाल तेजावत से, ये ध्यान रखना, यहां संप सभा का संबंध किससे है? गोविंद गिरी से है। जबकि वनवासी सेवा संघ का जो संबंध है वो मोतीलाल तेजावत से है। क्वेश्चन नंबर 15, जाति से बंजारा थे, जाति से बंजारा थे तो गोविंद गिरी थे। जबकि ओसवाल जाति के बनिया कौन थे? ओसवाल, ओसवाल जाति के जो बनिया थे वो कौन थे? बनिया थे मोतीलाल तेजावत। ये जाति पूछी हुई है, ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत का एक तो कोल्यारी ग्राम याद रखना है, कोल्यारी जहां इनका जन्म वगैरह हो रहा है, कोल्यारी जो इनका गांव था। और इसके अलावा झाड़ोल ठिकाना, झाड़ोल जो उदयपुर राज्य के अंतर्गत आता था। ये दोनों गांव के नाम याद रखने हैं मोतीलाल तेजावत के संबंध में। और जाति से बंजारा गोविंद गिरी और ओसवाल जाति के कौन थे? मोतीलाल तेजावत। दोनों का याद रखना है आप लोगों को। क्लास को थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, है लाइक वाइक कर दिया करो तो थोड़ा हमें भी पढ़ाने में थोड़ा आनंद आता है ना। शेयर कर दिया करो, इसको लाइक भी कर दिया करो, जो भी करते हैं वो कर दिया करो बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, उन 2 सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। धर्मेंद्र कुमार 1886, किस चीज का आंसर दे रहे हैं आप? ये 1886। 17 में बी, 17वां तो अभी क्वेश्चन ही नहीं आया, 17वां तो क्वेश्चन ही नहीं आया। स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, बेहतरीन पढ़ाते हो सर। हाँ बेहतरीन तो बेटा आप कोशिश करते हैं, पूरी एक क्लास को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अब आप लोगों से यही है कि अपेक्षा आप लोग इस क्लास को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दो, स्टेटस पे अगर डालना चाहो तो भी अच्छा रहेगा थोड़ा, क्योंकि 10-15 के आसपास जब बच्चे जुड़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है ना। कुछ बच्चे और जुड़े तो थोड़ा और आनंद आएगा। हालांकि यहाँ कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। मेरा सिद्धांत हमेशा एक ही है, एक विद्यार्थी भी देखेगा, चाहे कोई विद्यार्थी नहीं भी देखेगा, तो क्लास में कमी आने का कोई सवाल नहीं है, ये ध्यान रखना है आप, है ना। हाँ, अलका का 16वें में बी आंसर आया है। हाँ, 1605 में मान सिंह को मिला था 7000 का मनसब। राम डेली स्टूडेंट आर व्हाट्सअप स्टेटस, जिससे सर को अच्छा लगे, थैंक यू स्काईलाइट। किरण 16वें में बी, 16वें में मान सिंह को रजीज को का। देखो ध्यान रखना है, मान सिंह को जो है ये फर्जंद बोलता था। अकबर क्या बोलता था? फर्जंद बोलता था। फर्जंद का मतलब होता है बेटा, फर्जंद का मतलब क्या है? बेटा है। अकबर ने क्या किया था? अकबर किसको शासक बनाना चाहता है? जहांगीर को जो है वो स्किप करना चाहता है ना, स्किप करके, और खुसरो को शासक बनाना चाहता है। खुसरो किसका बेटा है? जहांगीर का बेटा है। क्योंकि जहांगीर के जो है आचार विचार अकबर की दृष्टि में सही नहीं थे, उसका आचरण ठीक नहीं था, शराबी भी था। तो अकबर किसको शासक बना देना चाहता है? खुसरो को। लेकिन अंतिम समय में जो है जहांगीर जाके अकबर से माफ़ी मांग लेता है और
अकबर बोलता है किसको, मानसिंह को, कि भाई जो है जहांगीर को ही शासक बनाना है, खुसरो को उसके बाद ही बनाना है। तो ये ध्यान रखना है। तो उस समय अकबर ने अपना, जब अंतिम समय था अकबर का, तो पहले तो क्या है, मानसिंह के पास में 5,000 ही मनसब था, 5,000 ही मनसब था। और 5,000 या उससे ज्यादा का जो मनसब दिया जाता था वो केवल और केवल जो रक्त संबंध होता था, राजघराने का जो रक्त संबंध होता था, उन्हीं को दिया जाता था, है ना। तो मानसिंह का इतना बड़ा जो है वहां पर ओहदा था। और कोका अजीज, कोका अजीज, इन दोनों को 7,000 का मनसब दिया था, बाद में लास्ट में जाते जाते 7,000 का मनसब, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। अरे यार ये तो ऑप्शन नहीं डाला शायद इन्होंने, चलो आप मुझे फिर, अब ये ऑप्शन नहीं डाला है यहाँ पर, तो आप लोगों को पता है कि महाराणा कुंभा जो है स्थापत्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं हमारे पास में, 15 के आसपास इनकी रचनाएं हैं। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग 15 की 15 जो है रचनाएं मुझे बताएंगे। तो एक बार बताने की कोशिश करो आप लोग मुझे। देखिए राणा कुंभा की जितनी भी कृतियां हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, वो एक बार बताने की आप मुझे कोशिश करो। बढ़िया रहा कि ये 4 ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे, तो सारी की सारी रचनाएं हम लोग यहाँ पर लिख डालेंगे। देखिए बताओ जल्दी से आप लोग मुझे, जल्दी बता दो। राणा कुंभा की, देखो धर्मेंद्र बता रहे संगीत राज, बेटा बिल्कुल सही है, संगीत राज ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके 5 भाग हैं, 5 भाग हैं इसके। उन 5 भागों के आप लोगों को नाम पता होने चाहिए संगीत राज के। संगीत राज बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किसका, कुंभा का। अब आप मुझे सारों के नाम बताओ एक बार, देखो है ना, इनके लगभग 15 के आसपास ग्रंथ है इनके। तो संगीत राज हो गया सबसे, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र ने बताया सबसे पहले। संगीत मीमांसा कामराज रतिसार, बिल्कुल ठीक है। दूसरा संगीत मीमांसा कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। कामराज रतिसार, बिल्कुल ठीक है बेटा। कामराज रतिसार भी बता दिया आपने। हाँ फिर क्या है, संगीत मीमांसा बता दिया है, अलका संगीत मीमांसा बता चुके हैं, है ना। ये क्या है, रतिसर, क्या लिख रहे हैं आप, सही लिखो थोड़ा सा। कुंभा के सारे ग्रंथ, कुंभा, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सूर्यमल मिश्रण के कुछ 7-8 रचनाएं हैं, वो हर 2-3 एग्जाम के बाद में फिर से रिपीटेशन होता है, फिर से रिपीट होता है। किसकी, अभी जो हमारे कृषि सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ कृषि सांख्यिकी अधिकारी का, उसमें भी जो है इसका सूर्यमल मिश्रण का सवाल पूछा है। और उससे एक दिन पहले जस्ट मैंने जो है सूर्यमल मिश्रण की सारी रचनाओं पर मैंने बात की थी, ध्यान रखना है। हाँ क्या लिख रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा। नृत्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश हरिवर्तिका, ठीक है। नृत्य रत्नकोश हरिवर्तिका, बिल्कुल ठीक है। चंडी शतक की व्याख्या भी थी, है ना, चंडी शतक की व्याख्या। और बताओ भाई, संगीत प्रबंध थी क्या, संगीत सुधा, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, ठीक है, संगीत सुधा। 8 वाद्य प्रबंध। इसको कुंभा की रचनाओं को मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। कुंभा की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आपको 4 दे के आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन सी कुंभा की रचनाएं हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या केवल 3 4 ऐसे उठा के आपको प्रश्न देंगे, तो सारी 13 रचनाएं हैं इनकी, 13 की 13 रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है। चलो देखो एक बार, जिसको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश करो भाई, अभी का अभी याद करने की कोशिश करो आप लोग। कुंभा की जितनी भी रचनाएं हैं अभी की अभी याद करने की कोशिश करो आप लोग फटाफट से। चलो हाँ, स्काईलाइट ने देखो संगीत राज के 5 भाग बताए हैं।
नृत्य, पाठ्य, रस, वाद्य और गीत। बिल्कुल ठीक है। कामराज रतिसार हो गया भाई, कामराज रतिसार हो गया है चंडी शतक की। एक राजवर्णन है, एक है राजवर्णन, राजवर्णन। फिर नवीन गीत गोविंद भी है एक, नवीन गीत गोविंद, गोविंद, नवीन गीत गोविंद, ये भी है। सुधा प्रबंध हो गया क्या? सुधा, संगीत सुधा हो गया, हाँ संगीत सुधा हो गया। संगीत सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध नहीं हुआ किसमें? हाँ सुधा प्रबंध नहीं हुआ तो बेटा एक सुधा प्रबंध भी रचना है ना। संगीत सुधा भी हो गया और सुधा प्रबंध भी हो गया। सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध हो गया देखो, है ना। और बताओ, दो और छूट रही हैं, दो और छूट रही हैं। दो कौन बताएगा मुझे एक बार जल्दी बता दो आप लोग, दो और बता दो भाई। हेलो, हाँ और बता रहे हैं कौन? अ, संगीत क्रम दीपिका, रसिक प्रिया। हाँ संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका और रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। ये किसी की टीका हो सकती है, कोई मूल पुस्तक हो सकती है, ध्यान रखना। तो 11, 12 और ये 13, ये 13 रचनाएं आप लोगों को ऐसी की ऐसी याद करनी है। किसकी है भाई? कुंभा की है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कुंभा की रचनाएं हैं। ये कुंभा की रचनाएं हैं। इसके भाग भी अभी स्काईलाइट ने बता रखे हैं आपको ग्रुप इसमें, तो इसके सारे भाग भी आप लोगों को याद रखने हैं ना। नृत्य रत्न कोश हो गया, है ना, गीत हो गया, वाद्य हो गया, ये सारी रस रत्न कोश हो गया, सारी याद रखनी है। तो इनको कैसे भी आप लोग जोड़ के भी आप याद कर सकते हो। जैसे इसके अंदर क्या है, दो लड़कों के नाम आए हैं, नवीन और गोविंद का नाम आया है, ठीक है। और इसमें सुधा का नाम आया है, तो दो चार तो लड़कों के, हरि का नाम आया है इसमें, देखो इसमें हरि का नाम आया है, और इसमें दीपिका का नाम आया है। तो ये चार तो क्या है, लड़के लड़कियों के नाम ही आ गए। उसके बाद में ये सब क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए संगीत की व्यवस्था करो, वाद्य यंत्रों की व्यवस्था करो, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप कनेक्टिंग करके। फिर क्या करेंगे हम लोग, आप संगीत की व्यवस्था करोगे, वाद्य की व्यवस्था करोगे, तो हम क्या करेंगे, नृत्य करेंगे। सब क्या करेंगे, नृत्य करेंगे। और बाकी ये संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, संगीत राज, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, शुरू में यही आती है। तो इस तरह से आपको कुंभा की सारी रचनाएं जो है याद होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिसको भी याद नहीं है, आप कैसे भी याद करो, आप जोड़ के याद करो, किसी फॉर्मूले से आप लोग याद करो, बट आपको ये सारी की सारी कुंभा की 13 रचनाएं हैं, इसके अलावा कोई रचना नहीं है। 13 रचनाएं हैं, इसके अलावा कोई भी रचना नहीं है। तो ये सारी 13 की 13 रचनाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी बच्चा एक पेपर देता नहीं है। आप कभी एक पेपर दोगे, दो, आप 5-7 पेपर अगर आप लोगों ने दे लिए ना किसी भी एग्जाम के, तो मैं 100% कह रहा हूं एक न एक किसी एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य भिड़ेगा आपके। कुंभा की जो रचनाओं से संबंधित है, एक प्रश्न किसी ने 5-7 एग्जाम भी अगर आपने दे दिए तो एक प्रश्न उसमें से आएगा ही आएगा किसी न किसी पेपर में, और हो सकता है कि वही आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। तो सारी की सारी रचनाएं आपको कुंभा की याद रखनी ही है, ये सोच लेना आप लोग।
ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका फोटो वोटो जो भी लेना है आपको ले लो इसका। और आपकी जो बुकलेट है आपके पास भी जो भी बुक है उससे आपको मिलान भी करना है, इसका फॉर्मूला भी बनाना है। आप कहोगे तो मैं अगली कोई 1-2 क्लास बाद में इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता दूंगा बना के बिल्कुल अच्छी तरह से, तो इसकी चिंता नहीं करनी है बेटा ना, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब अपने 1-2 प्रश्न और रहे हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, 1913 में मानगढ़ पहाड़ी को घेरने वाली सैन्य टुकड़ियों में नहीं थी। अभी 1-2 क्लास पहले भी मैंने इस क्वेश्चन पर जो है चर्चा की थी, तो ये भी बता दो, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को 1-2 बार लेने की इसलिए जो है लिया है क्योंकि 1-2 टेस्ट सीरीज कोई इधर उधर ही मेरे पास आई थी, उस टेस्ट सीरीज में ये 2-3 बार प्रश्न पूछा हुआ था, तो मुझे लगता है कि भी इस प्रश्न को आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बताओ मुझे, इसका अभी मैंने बता ही दिया था वैसे तो, है ना, मरजावा मानगढ़ में, है ना, मरजावा मानगढ़ में, मरजावा मानगढ़ में। तो मैफोर हो गया, मेवाड़ भीलकोर, भाई पहाड़ी को घेर लिया था ना, ये मानगढ़ धाम की जो पहाड़ी है यहाँ पर 1500-2-3 हजार जो है भील जो है अपना सम्मेलन जो भी कर रहे हैं, अपनी सभा कर रहे हैं, तो चारों तरफ से इस पहाड़ी को घेर लिया था। उसमें ये 4 सैनिक टुकड़ियां थी, मेवाड़ भीलकोर, जिसकी स्थापना हम जानते हैं 1841 में हुई थी, और जिसका मुख्यालय जो था वो खेरवाड़ा में था, खेरवाड़ा उदयपुर में, खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय था। और रेफोर हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया, जयफोर हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया, और वेफोर हो गया, वेलेजली राइफल्स। तो ये 4 सैनिक टुकड़ियां थी जिन्होंने मानगढ़ धाम की इस मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। स्काईलाइट मेरवाड़ा बटालियन, किरण पारिक 18वें में सी, बिल्कुल ठीक है ना, तो मेरवाड़ा बटालियन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कक्षा प्लस क्लासेज, प्रत्येक कोर्स मात्र 51 रुपए में। जाओ और ऐप डाउनलोड करो, ऐप को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी सूचनाएं हैं हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से देते हैं। और इसके अलावा ऐप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो भी कोर्स इनमें से आपको चाहिए वो आप जाकर प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके खरीद सकते हैं, और प्रत्येक कोर्स मात्र 51 रुपए में है। सारंगपुर का युद्ध किन किन राज्यों के बीच में हुआ? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हो रहा है, और हम जानते हैं कि राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, महमूद खिलजी प्रथम के बीच में है, महमूद खिलजी प्रथम के बीच में ये युद्ध हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ और मालवा। मालवा का शासक था महमूद खिलजी, बाद में इन्होंने क्या है कि चंपानेर की संधि की थी, चंपानेर की संधि की थी। और चंपानेर की संधि कब की थी? 1456 ईस्वी में। इस चंपानेर की संधि में कौन कौन था? एक तो मालवा का सुल्तान था, और मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी था, ध्यान रखना है बच्चों। और इधर गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन। क्या था? कुतुबुद्दीन। तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये चंपानेर की संधि की थी। और इस चंपानेर की संधि में क्या शर्त थी कि हम लोग दोनों मिलकर जो है राणा कुंभा को हराएंगे, लेकिन दोनों मिलकर भी राणा कुंभा को ये हरा नहीं सके। ध्यान रखना है इस चीज का। हाँ, गुजरात का कुतुबुद्दीन। हाँ, फिर बाद में ये युद्ध हो गया था, बिल्कुल बेटा धर्मेंद्र सही है बिल्कुल। विकास पालीवाल 444 क्या दे रहे हैं? काई का आंसर दे रहे हैं 444। 1456 कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। चरण कमल शर्मा सर मैंने स्टेटस लगा दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी सब विद्यार्थी भी देखो, आप किसी भी माध्यम से अगर आपको क्लास में लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत भी फायदा मिला है, तो
हमारे लिए भी कुछ मोटिवेशन का आप कार्य कर सकते हैं। इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, तो कुछ और विद्यार्थी जुड़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा और ज़्यादा ताकत से हम लोग पढ़ा पाएंगे। जैसे कि एक हमारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर मैंने स्टेटस पे लगा दिया है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है मेरा, आप मानो तो भी ठीक है, अब नहीं मानो तो भी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लास को थोड़ा सा आप प्रचार प्रसार कर दिया करो यार, है ना। अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में हल्का सा भी, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि फायदा आपको मिल रहा है, तो ये गुरु दक्षिणा होगी, है ना। सारंगपुर का युद्ध हो गया भैया ना। क्वेश्चन नंबर 20, कछवाहा शासक मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी? कछवाहा शासक मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला जो है शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? दे दो इसका आंसर मुझे जल्दी। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, तो इसका आंसर आप दे दो भाई मुझे जल्दी से, फटाफट से। विकास का आंसर आया है 1 1 1 1, 20वें में अलका का, 20 में ए। और दो भाई आंसर मुझे। 20 में ए, अकबर। अकबर अकबर बता रहे हैं सब, ठीक है, अकबर सही है बेटा ना। मिर्जा राजा की उपाधि क्या है, किसने दी थी? एक शाहजहां ने भी जो है मिर्जा राजा जयसिंह, शाहजहां ने किसको दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह को दी थी उपाधि, ये ध्यान रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह को। आपको ये जो कछवाहा शासक और मुगल शासक है, इनके संबंध में जो है सांभर का युद्ध याद रखना चाहिए। सांभर का युद्ध याद रखना चाहिए, जिसमें जयसिंह ने हराया था मुगलों को, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको। और याद रखना है इसके अलावा जो मेवाड़, ऐसी संधि का आप लोग मुझे नाम बताओ कि जो मेवाड़ और मारवाड़ और जयपुर, इनके बीच में एक संधि हुई थी। इन तीनों के बीच में एक जो है संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था। संधि बोल दो या समझौता बोल दो। एक समझौता हुआ था, उस समझौते का आप लोगों को मुझे नाम बताना है और उसका वर्ष बताना है। जल्दी बताओ भाई, उस समझौते का मुझे वर्ष आप लोगों को बताना है। और उसमें ये भी मुझे बताना है कि मेवाड़ का कौन सा शासक था उस समझौते में, मारवाड़ का कौन सा शासक था और कछवाहों का कौन सा शासक था उसमें। जल्दी मुझे बताओ एक बार। हाँ, धर्मेंद्र का आंसर आया 1708 में देवारी समझौता, बिल्कुल सही है। 1708 का क्या है? उन शासकों के नाम भी बताओ भाई। मेवाड़ में उसमें शासक कौन है, मारवाड़ में कौन है और जयपुर में कौन है? 1708 देबारी समझौता, देबारी समझौता, देबारी समझौता हो गया भाई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आजम और मुअज्जम, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आजम और मुअज्जम के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ये देखना, ध्यान रखना आपको। अजीत सिंह, जय सिंह और अमर सिंह देती है, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। देबारी समझौता 1708 में अमर सिंह। हाँ, तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी पुत्री का विवाह किससे होना तय हुआ था, और विजय सिंह जो थे वो किसके भाई थे, उनको कैद करके कहाँ पर रखा गया था, किस मुगल बादशाह से जो है किसका, कौन से मेवाड़ जो हमारे पास में कछवाहा शासक है उनका संघर्ष चलता रहा था, बाद में कौन सा युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, किसकी विजय हुई थी, फिर कौन से शासक बने थे, विजय सिंह को जो है कैद करके कौन से दुर्ग में रखा गया था। सारा घटनाक्रम आप लोगों को जो है याद रखना है, ठीक है। और चलिए आज की क्लास जो है हम लोग फिर यहीं समाप्त करते हैं। और फिर से जैसा कि हम हमेशा आपको बोलते हैं, आप हमारे जो कक्षा प्लस का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करें। आपको पता है कि ऐप को डाउनलोड करें आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे जो भी सूचनाएं हैं आपको मिलती रहेंगी, फेसबुक, इंस्टा जो भी है सभी चीज़ों से आप लोग जुड़ें।
यूट्यूब पे भी आप लोग, हाँ स्काईलाइट बता रहे हैं अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कुमारी। ओके ठीक है, कक्षा प्लस में